दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो जुर्म की दुनिया का दूसरा नाम बन गया। आज हम देखेंगे कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट उसके इस पूरे सफर को कैसे देखती है, कैसे दस्तावेजों के आधार पर उसकी कहानी बयान करती है। तो सवाल यही है, आखिर एक पुलिस वाले का बेटा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक कोंकणी मुस्लिम परिवार के उस लड़के की कहानी में, जिसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जुर्म की दुनिया अपनी तरफ खींचती थी। और यहीं से शुरू होता है पहला अध्याय, पहला धोखा। देखिए, करीब 20 साल का ही था दाऊद जब वो उस दौर के बड़े तस्कर करीम लाला के गैंग में शामिल हुआ। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं और यही उसे एक ऐसी राह पर ले गईं जहां पहला कदम ही धोखे से शुरू हुआ। तो शुरुआत में उसका काम क्या था? उसका काम था तस्करी का माल सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और जो छोटे मोटे गैंगस्टर मुनाफे में हेराफेरी करते थे उनसे पैसा वसूलना। वो करीम लाला के भतीजों आलमजेब और अमीरजादा के साथ मिलकर काम करता था। लेकिन एक किडनैप हुए कस्टमर ऑफिसर का मामला सामने आया और बस यहीं से सारी कहानी पलट गई। हुआ ये कि उसे 2 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के लिए भेजा गया। और दाऊद ने क्या किया? उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। ये धोखा, ये उसकी पहली बड़ी गलती थी। इसकी सजा भी मिली, जमकर पिटाई हुई और उसे गैंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अब दाऊद अकेला था, गैंग से निकाला जा चुका था। उसने अपना खुद का नेटवर्क बनाना शुरू किया। और जानते हैं, ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पूरी दुनिया, उसका पूरा नक्शा एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला था। देखिए, उस दौर के जो बड़े बड़े नाम थे, हाजी मस्तान राजनीति में चले गए, यूसुफ पटेल ने रियल एस्टेट का रुख कर लिया और करीम लाला ने भी अपना गैंग अपने भतीजों को सौंप दिया था। मतलब जब पुलिस का शिकंजा स्मगलिंग पर कसने लगा तो पुराने खिलाड़ी मैदान से हटने लगे। और ये दाऊद के लिए एक सुनहरा मौका था, एक खाली मैदान जिस पर अब वो अपना राज कायम कर सकता था। और कब्जा करने की इस लड़ाई में शुरू हुआ पठान गैंग के साथ एक खूनी खेल, हमलों का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बात तब और बिगड़ गई जब दाऊद के एक साथी सईद बाटला पर हमला हुआ। फिर 1981 में पठान गैंग ने जवाबी हमला किया और इस बार उन्होंने दाऊद के बड़े भाई साबिर की जान ले ली। बस अब ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं रह गया था, ये एक पर्सनल लड़ाई बन चुकी थी, एक इंतकाम की आग जिसने आलमजेब को मुंबई से भागकर गुजरात में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दाऊद बदला लेना नहीं भूला था। तारीख थी 6 सितंबर 1983, जगह मुंबई की एक अदालत। दाऊद के शार्प शूटर डेविड परदेसी ने जज के सामने भरी अदालत में अमीरजादा को गोलियों से भून दिया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक ऐलान था कि दाऊद से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। अब दाऊद पर कानूनी शिकंजा कसने लगा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। तो 1985 के आखिर में उसने भारत छोड़ दिया और अपना नया ठिकाना बनाया दुबई में, एक आलीशान साम्राज्य की शुरुआत। और दुबई पहुंचकर उसके काले कारनामे रुके नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉफिटेबल हो गए। सोचिए, 1995 तक डी कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा था। तो ये पैसा आता कहां से था और जाता कहां था? उसने अपने काले धन को सफेद करने के लिए शिपिंग, रियल एस्टेट, होटल्स, मतलब हर तरह के बिजनेस का एक ग्लोबल नेटवर्क बना लिया था। लंदन, स्विट्जरलैंड, हर जगह उसके ऑफिस थे। और सबसे बड़ी बात, दुबई में बैठकर भी मुंबई में उसके ऑपरेशन पर उसका पूरा कंट्रोल था। दुबई में बैठकर वो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि धोखे का खेल भी खेल रहा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रमा नायक का किस्सा। रमा नायक मुंबई में उसका एक बहुत ताकतवर गुर्गा था और दाऊद को लगने लगा कि वो उसके लिए खतरा बन सकता है। तो उसने एक बहुत शातिर चाल चली। पहले उसने चुपके से नायक के खास आदमी बाबू रेशम को पुलिस लॉकअप में मरवा दिया। फिर इसका झूठा इल्जाम एक होटल वाले महेश ढोलकिया पर लगा दिया। नायक ने इस झूठ को सच मान लिया और अरुण गवली की मदद से उस बेगुनाह होटल वाले को मार डाला। और जब नायक को असली सच्चाई पता चली और वो दाऊद के खिलाफ हुआ, तो दाऊद ने पुलिस को उसकी टिप दे दी। नतीजा, 1988 में रमा नायक एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। देखिए, ये कितना सोची समझी क्रूरता का खेल था, अपने ही आदमी को मोहरा बनाकर रास्ते से हटाना। और यही धोखा, यही विश्वासघात एक नए और ज्यादा खूनी गैंग वॉर की वजह बना। क्योंकि रमा नायक की मौत से मामला खत्म नहीं हुआ। अब गैंग की कमान आ गई अरुण गवली के हाथों में।
और गवली को पता था कि उसके साथियों की मौत के पीछे दाऊद का ही हाथ है। यहीं से शुरू हुई मुंबई के इतिहास की सबसे खूनी गैंग वॉर। अब ये एक खुली जंग थी। दाऊद ने अपने साथी सतीश राजन की हत्या का बदला लेने के लिए गवली के खास आदमी अशोक जोशी और उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया। लेकिन गवली भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पलटवार किया। 1992 में गवली के लोगों ने दाऊद के बहनोई इस्माइल पार्कर को मार डाला। अब हमला दाऊद के परिवार पर हुआ था और ये एक ऐसी लाइन थी जिसे पार करने का मतलब था कि अब सारे नियम टूट जाएंगे। और इसका जवाब दाऊद ने जिस तरह से दिया, उसने पूरे मुंबई को दहला दिया। जे अस्पताल शूटआउट। डी कंपनी के हमलावरों ने एक अस्पताल पर धावा बोल दिया। उनका निशाना था पुलिस कस्टडी में इलाज करा रहा गवली गैंग का एक आदमी। उसे खत्म करने के लिए AK-47 से 400 से भी ज्यादा राउंड फायर किए गए। सोचिए, एक अस्पताल के अंदर। ये गैंग वॉर की इंतहा थी। तो देखिए, एक तरफ मुंबई की सड़कों पर खून बह रहा था और दूसरी तरफ दाऊद दुबई में बैठकर एक अलग ही इमेज बना रहा था। शारजा के क्रिकेट ग्राउंड में उसे भारत का झंडा लहराते देखा जाता था। लेकिन ये सब बदलने वाला था। भारत में 1992 में हुई एक घटना ने दाऊद को एक डॉन से कुछ और ही बना दिया, कुछ ज्यादा खतरनाक। 1992 से पहले तक वो एक ताकतवर क्राइम लॉर्ड था, लेकिन उसे सीधे तौर पर देश का दुश्मन नहीं माना जाता था। लेकिन बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के बाद उसकी पूरी सोच, उसका पूरा ऑपरेशन एक सांप्रदायिक रंग में रंग गया। उसने पाकिस्तान की ISI से हाथ मिला लिया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक मोड़ था। और इसका नतीजा था 1993 के बॉम्बे बम धमाके। दाऊद ने अपने स्मगलिंग के पुराने रास्तों का इस्तेमाल मुंबई में RDX पहुंचाने के लिए किया। वो RDX जिससे सिलसिलेवार धमाके हुए और सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस आतंकी हमले का असर सिर्फ देश पर नहीं, बल्कि खुद डी कंपनी पर भी पड़ा। जो गैंग पहले धर्म के आधार पर नहीं चलता था, वो अब टूट चुका था। 1993 के धमाकों के बाद गैंग के ज्यादातर हिंदू सदस्यों ने दाऊद का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो अब वो सिर्फ एक मुंबई का डॉन नहीं था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका था, जिसे पाकिस्तान की ISI का संरक्षण हासिल था। वो 5000 से ज्यादा गैंगस्टर्स का नेटवर्क चलाता है। राजनीति और बिजनेस में उसकी गहरी पैठ है और उसका एक ग्लोबल फाइनेंशियल एम्पायर है। वो अब भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये हमें धोखे, एम्बिशन और सिस्टम की कमजोरियों से भरी एक कहानी बताती है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा जिसे एक देश की पूरी मशीनरी का संरक्षण मिला हो, इस कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा?